तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। और आज आप सब एक बहुत ही मजेदार सेशन लेंगे और बहुत महत्वपूर्ण कक्षा आज होगी। आज की कक्षा का विषय आप सबके थंबनेल पर लिखा हुआ है, टाइटल में भी आपने देख लिया, लेकिन इसकी कड़ियां कहां से जुड़ती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ बहुत ही रोचक तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। ये मैं रोचक तरीके से क्यों कह रहा हूं, ये रोचक तरीके से कहने का क्या तात्पर्य है। तो यहां रोचक कहने से तात्पर्य है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सारी चीजें जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, और जुड़ती हैं तो संबंधों की तरह, रिश्तों की तरह। तो आज हम, जैसे आपके घर में चुगली होती है, सबके घर में होती है, तो चुगली के तरीके से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में सिखाने का प्रयास करूंगा और जिंदगी भर आपको याद रहे इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कनेक्टिविटी आपके अंदर लाते हैं। हम आपकी बात की शुरुआत आज कर रहे हैं छायावाद से। छायावाद में रहस्यवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग नीरस होने लगे। प्रेम भी अलौकिक था, लौकिक हो ही नहीं रहा था। प्रगतिवाद आया, उसने नए तरीके के आविष्कार किए भाषा के तहत, और उसने लोगों की आवाज को सुनने का प्रयास किया, जन जन की भावनाओं को सुनने का प्रयास किया। जिस समय पूरे विश्व में मानवता को ध्यान में न रखते हुए औद्योगिक क्रांतियां लाई जा रही थी, उसकी बहुत सारी हानियां भी समाज देख रहा था, उससे रूबरू हो रहा था। उस औद्योगिक क्रांति के बरक्स मजदूरों की एकता को आगे लेकर बढ़ने का कार्य प्रगतिवाद ने किया, लेकिन नितांत नीरस कविता होने के कारण ये बहुत दिन तक नहीं चल पाई और आ गया प्रयोगवाद। प्रयोगवाद ने कहा कि भाई हम प्रयोग करेंगे, भाषा में, लय में, कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष में हम कुछ नई चीज लाएंगे। जैसे कि कोई चुनाव आए और चुनाव के पहले कोई कहे कि देखिए ये पुरानी सरकार से नई सरकार आपको ये चीजें अलग देगी, ये नया देगी, ये डिफरेंट होगा, और लोग उसको लगे हाँ कुछ नया होगा, चलिए इसी को वोट देते हैं। वैसे कविताओं के दौर में भी ये देखा गया नवीनता। तो प्रयोगवाद ने तो कुछ ज्यादा ही नवीन होने का प्रयास किया और ऐसे ऐसे विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखना चालू किया जो नितांत व्यक्तिवाद से प्रभावित थी, अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद से जो प्रभावित कविताएं थी, वो कविताएं लिखी गईं प्रयोगवाद में। भाव पक्ष के साथ कला पक्ष में भी खूब प्रयोग देखे गए, भाषा के साथ, शैली के साथ। और जब हम प्रयोगवाद तक पहुंच गए तो इसी से एक कड़ी और जुड़ती है, और जहां से नई कविता की शुरुआत होती है, उस दोनों के बीच की कड़ी को हम समझ लेते हैं। तो दरअसल जब हम प्रयोगवाद से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और वाद आया जिसे प्रपद्यवाद कहा गया। क्या कहा गया? प्रपद्यवाद, या इसे नकेनवाद कहा गया। इसको बहुत प्यार से और अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं और गलत हो जाते हैं। तो हुआ ये कि इतना ज्यादा प्रयोगवाद की आलोचना होने लगी कि अज्ञे जी ने आके स्वयं यह घोषणा कर दी कि भाई प्रयोग जैसा कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं,
हम राहों के अन्वेषी हैं। और उन्होंने कहा कि अब इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठा लिया बिहार के 3 कवियों ने। किसने उठाया? बिहार के 3 कवियों ने। किसने? न के न। ये बिहार के 3 कवियों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि अज्ञे ने कहा भाई हम तो प्रयोगवादी नहीं रहे। अब यहां बात आ गया कि कौन सच्चा है। जैसे भारत और इंडिया पर जब बहस चलने लगी कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत जाना जाएगा, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा कि अगर ठीक है, भारत ने अगर इंडिया नाम त्याग दिया तो मैं उसको अपना लूंगा। सच्चे इंडियन तो हम भी हैं, पुराना इंडिया तो हमें बसता है। तो भारत ने नाम बदला नहीं, जबकि दोनों नाम है। उधर पाकिस्तान तैयार बैठा था कि मैं दावा कर दूंगा इंडिया नाम का। अब तो इसी तरीके से जैसे ही प्रयोगवाद में ये कहा गया कि हम प्रयोगवादी नहीं रहे, प्रयोग कोई वाद नहीं है, इसी का फायदा उठाकर बात आया। तो इन नकेलवादियों ने, जिसमें नरेश कुमार, केसरी कुमार और नलिन विरेचन शर्मा, ठीक है, पहला जो न है नरेश कुमार है। ये नरेश कुमार, केशरी कुमार, और जो दूसरा ना है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, इन लोगों ने प्रयोगवाद पर अपना दांव ठोक दिया और इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सच्चे प्रयोगवादी हैं। इन्होंने क्या कहा? हम सच्चे प्रयोगवादी हैं। समझ में आया आप सबके? जैसे ही प्रयोगवाद पे बहस चालू हुई, प्रयोगवाद पर लड़ाई चालू हुई और अज्ञे ने इससे अपना नाता तोड़ने की बात की कि भाई प्रयोग जैसा कोई वाद ही नहीं है, और तुरंत इन नकेलवादियों ने, 3 कवियों ने मिलकर यह कहा कि हम सच्चे प्रयोगवादी हैं। इन्होंने क्या कहा? नकेल ने कि हम सच्चे प्रयोगवादी हैं। अच्छा भैया, आप सच्चे प्रयोगवादी हैं। और इन्होंने कहा कि 1936 से 38 की दौर में जो कविताएं आई, 1936 से 1938 तक की कविता में यह सैद्धांतिकी थी। इन्होंने कहा भैया आप जिसकी बात 1943 से करते हो, हम लोग वो प्रयोग वाला काम कविता में 1936 से 38 में ही शुरू कर दिए। और इन कवियों ने काव्य संकलन निकाला 1956 में। इन कवियों ने क्या किया कि भैया 1956 में हमारा जो एक काव्य संकलन आया है, उस काव्य संकलन का इन्होंने नाम तीनों लोगों ने मिलकर दिया, और उस काव्य संकलन का नाम था नकेन के प्रपद्य। क्या नाम था? नकेन के प्रपद्य। ठीक है, ये 1956 में है। लेकिन ये लोग दावा क्या कर रहे हैं कि हमने 1936 से 1938 में ही प्रयोगवादी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, और ये 1956 के काव्य संकलन में नकेन के प्रपद्य के नाम से छपता है। अब ये इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, और इसकी भूमिका को
नकेनवाद का घोषणा पत्र कहा गया। तो जो ये कविता इन्होंने लिखा, जो संकलन निकाला नकेन के प्रपद्य, इसकी भूमिका जो थी, इसकी भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा गया। यहां तक आप सबको समझ में आ गई बात की नहीं? फटाफट आप सब बता दीजिए, यहां तक आप सबको समझ में आ गई बात? मुझे लगता है कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने एक आरोप लगाया प्रयोगवाद पर। क्या आरोप लगाया? कि तार सप्तक के कभी प्रयोगवादी नहीं, प्रयोगशील हैं। आरोप इन्होंने क्या लगाया? कि तार सप्तक के कवि प्रयोगवादी नहीं, प्रयोगशील हैं। जो कहते नहीं, असीला और नकीला, भाषा में कहते हैं ना, तद्भव में असीला और नकीला, लोग गाली देते हैं। असीले को हो तो हमारे सामने आओ, नहीं तो हम बोटी बोटी काट देबे ना। इस तरीके से बुंदेली में भी कहा जाता है। कहता है ब्रज में असीला है वो, ऐसा असीला है वो तो आओ। ब्रज में जब कहते हैं तो है वो कहते हैं। जब अंत जो होता है, जिसको आप सहायक क्रिया कह सकते हो, है न कह के है गो कहा जाता है, असिला है गो। तो असिला नकला का, असल और नकल का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन लोगों ने भी कहा कि भाई ऐसा है कि जो असिला है वो, ये नकेन जो है ये वास्तविक प्रयोगवादी है, जबकि तार सप्तक क्या है? ये प्रयोगशील है। क्योंकि इनकी कविता में प्रयोग साधन है। क्योंकि आगे भी यही बात कह ही चुके थे। आगे क्या बात कह चुके थे? कि भाई प्रयोग हमारे लिए साधन है, मोटरसाइकिल है, हमको जाना तो वही है, लेकिन ठीक है भाई हम मोटरसाइकिल लेके चले जाएंगे, साधन है, साध्य नहीं है, हमारी वो मंजिल नहीं है। हम केवल जा रहे हैं तो ठीक है, हम मोटरसाइकिल से ही चले जा रहे हैं। बस वही है कि आपको दिल्ली जाना है, ये साध्य है, और मोटरसाइकिल से जाना ये साधन है। तो उनको दिल्ली नहीं जाना था, यानी कि प्रयोगवाद तक नहीं जाना था, बस प्रयोगवाद की मोटरसाइकिल ले लिए थे, ये कह सकते हैं आप। सच्चे प्रयोगवादी हम हैं क्योंकि हमने प्रयोग को साध्य के रूप में अपनाया। इन्होंने क्या कहा? सच्चे प्रयोगवादी हम हैं क्योंकि प्रयोग को हमने साध्य के रूप में अपनाया। मैंने देखा है कई बार इंटरव्यू मैंने लोगों से पूछा, और कभी कभी बातचीत में भी सामान्य तौर पे पूछ लेता हूं, तो लोग नहीं बता पाते कि प्रपद्यवाद और नकेनवाद का क्या मसला था, ये क्यों आया, क्या कारण था। तो आज बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप सबको ये जिंदगी में अब नहीं भूलेगा कि इसके पीछे का कारण क्या था। दरअसल इसका जो सिद्धांत काफी विवादास्पद भी है। इसका मानना है कि कवि के लिए किसी भी काव्य परंपरा का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि परंपरा में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये लोग एक बात क्या कहते हैं, कविता के लिए परंपरा आवश्यक नहीं।
समझ लीजिए। जैसे प्रगतिशील कवि है, तो प्रगतिशील कवि क्या करेगा, हर चीज में प्रगतिशीलता देखेगा, हर चीज में मार्क्सवाद देखेगा। अस्तित्ववादी कवि हर चीज में अस्तित्ववाद देखेगा। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि कविता के लिए किसी परंपरा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परंपरा आ जाएगी तो वो कवि केवल लकीर का फकीर रह जाएगा, वो स्वतंत्र रूप से कविता नहीं लिख पाएगा। ये कहते हैं कि रचना का लक्ष्य संप्रेषण करना भी नहीं है, वह सिर्फ प्रयोग की अभिव्यक्ति है। यौन प्रसंगों के ठेलम ठेल इन कविताओं की प्रमुख अंतर्वस्तु है। तो यौन कविताओं को प्रमुख विषय बनाया। इस दौर के कवियों ने जो यौन से संबंधित गुप्त संबंधों पर कविताएं थी, उसको इन्होंने अपना एक आधार बना लिया। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य था। एक दिन मैंने यह एक कविता लिखी थी, यहां जहां रहना मुझे पसंद नापसंद था और रहने भेज दिया था, जगह वह भी जहां रहना अच्छा लगता है और रहता गया हूं, वहां शायद ही हो कि कविता कभी लिखी हो। तो इस तरीके से एक पंक्ति है नलिन विलोचन शर्मा की, एक नापसंद जगह, तो यह प्रवृत्ति के रूप में आती है। तो अब हम सीधे चलेंगे, इसके आगे से हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि आगे की क्या कहानी है। तो भैया प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद दोनों समाप्त होता है। अब बारी आती है नई कविता। आप लोगों से एक रिसेंट मतलब तुरंत एक कमेंट चाहूंगा, क्या नई कविता और समकालीन कविता एक ही चीज है या अलग अलग है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं थोड़ा सा ये समझ सकूं कि आप विषय के अंतर्वस्तु तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने लोग कम से कम लाइव हैं वो तो लाइक कर ही दें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि क्या नई कविता और समकालीन कविता एक ही चीज है या अलग अलग है। फटाफट मुझे बता दें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से। क्या नई कविता और समकालीन कविता एक ही चीज है या अलग अलग है? चलिए, तो क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और इस प्रश्न का जवाब इस कक्षा के अंत में दूंगा। अगर आपको जवाब पहले मालूम चल जाए तो मुझे बताइएगा। तार सप्तक के किस कवियत्री ने अर्जुन पत्र का संपादन किया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका जवाब आप सबको इस कक्षा के अंत में मैं दूंगा। अगर आपको पहले जवाब मालूम चल जाए तो आप सब इसका जवाब हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल नई कविता और समकालीन कविता दोनों अलग अलग है। नई कविता जो है, नई कविता 6वें दशक की कविता है।
किस दशक की कविता है? तो नई कविता 6वें दशक की कविता है, यानी कि 1960। अब एक और यहां से बात आती है कि द्वितीय तार सप्तक से, तार सप्तक में कह के सप्तक से शुरू करते हैं, द्वितीय सप्तक से प्रयोगवाद नई कविता में बदल गया। तो इस पर बड़ी बहस है और इसमें मतभेद भी है कि नई कविता की शुरुआत कहां से मानी जानी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अज्ञे ने जब दूसरा तार सप्तक 1951 में लाया तो वहां से, यानी कि द्वितीय सप्तक से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। अब कुछ इतिहासकारों की राय है कि जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता से नई कविता का आंदोलन होता है 1954। जगदीश गुप्त नई कविता की शुरुआत, नई कविता पत्रिका से नई कविता की शुरुआत। तो ये दूसरा तथ्य है 1954 से। 1954 से जगदीश गुप्त नई कविता की पत्रिका से नई कविता की शुरुआत मानी गई है। ये सेकंड, दूसरा तथ्य है। ठीक है। यह विवाद का विषय है कि कविता का जो नया नाम आया नई कविता, इसका अर्थ क्या है। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। नई कविता या नई, इन दोनों में अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन सा सही है, आप सब मुझे बताएंगे, और कौन सा गलत है। फटाफट कमेंट करके बताइए। इसको मैं ए कह रहा हूं और इसको मैं बी कह रहा हूं, तो कौन सा सही है? ए सही है या बी? साहित्य के दृष्टिकोण से नई कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो संदीप सिंह ने एकदम सही जवाब दिया है, ए, नई। दरअसल शब्द होता है नया और नया का ही स्त्रीलिंग बन गया नई। ठीक है। तो नई कविता पर अगर कहीं भी ये प्रश्न आए कि साहित्य से संबंधित में नया मतलब नई क्या होगा, तो नई का मतलब न, य में बड़ी की मात्रा और ई, नई, नई कविता, यह आपका सही है। ठीक है। तो ये आप समझ गए कि नई कविता क्या है। अब नई कविता में एक और प्रश्न यहां बनता है कि नई कविता शब्द में जो नई शब्द है यह संज्ञा है या फिर विशेषण। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं। संज्ञा को मैंने ए ऑप्शन दिया है और विशेषण को मैंने बी ऑप्शन दिया है। नई कविता शब्द में संज्ञा है नई शब्द या नई शब्द विशेषण है। फटाफट कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। चलिए बढ़िया। देखिए जैसे किसी ने आदिकाल में कविता लिखी होगी
तो क्या उस समय वो कविता नई थी कि पुरानी थी? अगर मान लीजिए सरापा ने या स्वयंभू ने या पुष्पदंत ने कोई कविता आदिकाल में लिखी, तो क्या वो कविता उस समय नई थी या पुरानी थी? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो उस समय जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि यार ये नई कविता मैंने लिखा है, तो वो किस रूप में किया? विशेषण के रूप में। यानी कि हर काल की कविता नई होती है अपने में। हर काल की कविता अपने में नई होती है। यानी कि जब आप दुल्हन बन के गई या आपके यहां कोई दुल्हन आई, तो वो कैसी थी? नई थी। यानी कि सभी दुल्हन जब आती हैं तो नई ही होती है, लेकिन वो दुल्हन एक समय के बाद पुरानी हो जाती है। संज्ञा अगर वो होती तो क्या होती कि एक ही दुल्हन है जिसका नाम ही है नई ना। मतलब वो चाहे 100 साल बाद भी आए, हमेशा उसको क्या कहा जाएगा? नई ही कहा जाएगा ना। लेकिन पता लगा दो भाई हैं, तो पहली जो बहू आई घर में उस समय वो नई थी, लेकिन छोटे वाले के विवाह के बाद जो पहले भाई की पत्नी थी वो नई न होकर अब दूसरे भाई की पत्नी नई हो गई। तो इसका मतलब अगर ये संज्ञा शब्द होता तो हमेशा वो नई ही रहती। अब ये विशेषण है, इसलिए विशेषण क्या होता है? पुराना होने के साथ दूसरा कोई नया हो जाता है, नए की शिफ्टिंग हो जाती है। इसलिए यह जो नई शब्द है यह क्या है? विशेषण नहीं है। तो ये क्या है? नई कविता शब्द में नई शब्द क्या है? संज्ञा है। क्योंकि हर काल में आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी अगर कविता की बातचीत होगी तो वहां पर नई शब्द सदैव किस रूप में जाना जाएगा? संज्ञा के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि नाम नहीं बदल सकते और विशेषण रहेगा तो वो शिफ्ट होता रहेगा। समझ में आ गया सबको? सबका गलत हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं है। हम लोग सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी आपसे सीखता हूं, आप भी हमसे सीखते हैं। तो यहाँ गलत होने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग सब सीख रहे हैं। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आप सबको समझ में आ गया। अब नई कविता जो है वह विशेषण के तौर पर नहीं आई है, वो किस रूप में आई है? संज्ञा के रूप में आई है। क्योंकि संज्ञा क्या है? वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। अब लेकिन यहां नए शब्द का अर्थ किस रूप में आया है? तो नया शब्द यानी कि नई शब्द जो है यह किस रूप में आया? यह आया है अद्यतन। किस रूप में आया है? अद्यतन कविता के रूप में। जो अद्यतन है और वह संज्ञा, तो उस दौर में जो अद्यतन कविता थी उसको नई कविता नाम दिया गया। ठीक है। और ये नई कविता की जो विशेषता है वो कई तरीके से की गई। अब इसमें बहुत सारे कवि आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रमुख कवि, बहुत सारे कवि ऐसे मिलेंगे जो प्रयोगवाद से भी यहां पर आ रहे हैं। अज्ञे, भवानी प्रसाद, अब अज्ञे बताइए, ये तार सप्तक में थे लेकिन नई कविता में है। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल, आप लोग कमेंट करके
करके फटाफट ये भी हमको बता सकते हैं कि कौन किस सप्तक का कवि है। जैसे अब ये किस सप्तक में है, रघुवीर सहाय है कि नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक से हैं। तो अगर कोई सप्तक में है तो मैं उसका नाम यहां लिखूं तो आप तुरंत बता दीजिए कि ये किस सप्तक से संबंधित है। विजय देवनारायण शाही, विजय देवनारायण शाही। चलिए, विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, देखिए दो दो वर्मा हैं, एक लक्ष्मीकांत और एक श्रीकांत। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध भी महत्वपूर्ण है। शमशेर, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और नाम आएगा जो प्रमुख है, अशोक वाजपेयी। ये आपके प्रमुख कवि हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, कुछ लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, जैसे स्नेहा ने मुक्तिबोध तार सप्तक में बताया है, भवानी प्रसाद दूसरे में, सर्वेश्वर तीसरे में, शशि जी ने बताया, रश्मि जी ने बताया है शमशेर दूसरे सप्तक में, और हरिकेश ने बताया धर्मवीर 1951, शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्तक स्नेहा गुप्ता ने। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये प्रमुख कवि हैं, इसके अलावा भी कवि हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। अब यहां बात करेंगे हम नई कविता की सीमा, यानी कि नई कविता कब से कब तक मानी जानी चाहिए, और यह भी बहुत विवादित मामला है। तो यहां पर पहला मत आता है नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। नंद दुलारे वाजपेयी और कृष्ण कुमार राव, इन दोनों लोगों ने माना कि छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से नई कविता का आरंभ हो गया। छायावाद के पतन के बाद 1937 से नई कविता। तो ये दोनों लोग मानते हैं कि नई कविता की शुरुआत छायावाद के पतन के बाद और 1937 से हो जाती है। लेकिन यह कह देने से बहुत सारे आंदोलन जो चले, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसे आंदोलन, प्रपद्यवाद जैसे आंदोलन, ये सब झूठे पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको तो सही नहीं मान सकते हैं। दूसरा जो मत है लक्ष्मीकांत वर्मा का। लक्ष्मीकांत वर्मा,
अब लक्ष्मीकांत वर्मा ने 1951 से माना है 1951 से माना, और क्योंकि 1952 में आज्ञे ने अपनी कविताओं को नई कविताएं कहा, तो 1952 में आज्ञे और शमशेर ने अपनी कविताओं को नई कविताएं कहा। तो इसमें दो मत आते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा बताते हैं कि 1951 से नई कविता की शुरुआत मानी जानी चाहिए, क्योंकि 1952 में स्वयं आज्ञे जी अपनी कविताओं को और शमशेर जी स्वयं अपनी कविताओं को नई कविता का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ेगी और बात आगे जाएगी शंभुनाथ सिंह तक। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा कि कहां से शुरुआत होती है नई कविताओं से। ये कहते हैं प्रयोगवाद से नई कविता अलग नहीं है। यानी कि बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ गहन संबंध में है, जुड़े हैं। ठीक है, तो ये शंभुनाथ का मत हो गया। अब गिरजा कुमार माथुर और रामस्वरूप त्रिवेदी, गिरजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये दो लोग आते हैं और ये बताते हैं कि नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। नई पत्रिका के प्रकाशन के साथ इसका आरंभ माना जाता है। नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की साझी विरासत से जन्मी है। तो ये साझी विरासत बताते हैं कि दोनों से मिलकर ही जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप सब ये समझ गए होंगे। कुल मिलाकर नई कविता की जो शुरुआत होती है वह जो एक धारणा थी अज्ञेय से, यानी कि दूसरे तार सप्तक से, यानी कि 1951 से, तो लगभग दूसरे तार सप्तक से ही नई कविता की शुरुआत मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1954 में यह अपने स्पष्ट रूप में आती है जब इसका विस्तार होता है। जगदीश चंद्र गुप्त जब 1954 में एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम ही था नई कविता। नई कविता के प्रकाशन से इसका विस्तार होता है और अज्ञे के द्वितीय तार सप्तक से इसका जन्म होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ
सकते हैं। अब इसमें एक आती है बात नई कविता की परिस्थितियां क्या थी। परिस्थितियां किन परिस्थितियों के वजह से ये कविता जन्म लेती है। दरअसल हर काल की जो कविता है उसके जन्म के पीछे कुछ ना कुछ जरूर रहता है। जैसे वो कहते हैं कि भाई जब जब असुर बढ़ेंगे तो उनका अंत करने के लिए कोई ना कोई जन्म जरूर लेगा, बाढ़ है असुर। तो वैसे ही कविताओं का भी जन्म होता है आवश्यकता के अनुसार। भारत में आजादी तो मिल गई लेकिन आर्थिक विषमता कम नहीं हुई। आजादी को लेकर लोग इतना आशान्वित थे कि जैसे आजादी मिलेगी सबको रोटी कपड़ा मकान सड़कें पानी नल सब कुछ मिल जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा देश। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जैसे थे वैसी स्थिति में रह गए। इसी में अकाल पड़ गया, इसी में सूखा पड़ गया, बाढ़ आई, युद्ध हुए और देश टूटता चला गया। लोग और निराशा में घिरते चले गए। तो देश में आर्थिक विषमता आई। पहला कारण क्या था? आर्थिक विषमता, यानी कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा था और किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा बढ़ गई और देश में असंतोष मोहभंग और निराशा आ गई। असंतोष मोहभंग और निराशा। जब पूरे देश में आजादी को लेकर जो सपने थे वो पूरा नहीं हुए तब एकाएक सब दुख में डूबते चले गए। और यही असंतोष निराशा के चलते एक नए प्रकार की कविता भी देखने के लिए आने लगी। लोगों के सपने नहीं पूरे हुए और जब लोगों के सपने नहीं पूरे हुए तो वो सपनों की ललक कविता में एक मांग के रूप में लोगों के सामने कवियों ने लाना शुरू कर दिया। अब आगे जब आया तो मशीनीकरण और शहरीकरण। क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने शहरीकरण को बहुत बल दिया। उन्होंने जैसे एक आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईईएस की परीक्षा, तो उसमें क्या होता था कि लंदन में उसकी परीक्षा होती थी आईएएस की, और जिसकी रैंक खराब होती थी उसको भारत भेज दिया जाता था, चाहे वो इंग्लैंड का ही निवासी हो। तो इंग्लैंड के जो अभ्यर्थी प्रतियोगी आईएएस की परीक्षा देते थे जिनकी रैंक अच्छी नहीं होती थी उनको भारत भेज देते थे। और ये लोग भारत पे क्योंकि गुलामी का स्वरूप दिखाते थे, राज करते थे, इसलिए जब ये दोबारा अपनी ड्यूटी पूरी करके जाते थे तो इनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था और उनको सबसे छोटा काम दिया जाता था, कोई उच्च ओहदे का काम नहीं दिया जाता था, क्योंकि सोचते थे कि इसके अंदर गुलाम बनाने की टेंडेंसी आ गई है, इसके मस्तिष्क में गुलामी वाली बात आ गई है, इसलिए हमको भी ये गुलाम के रूप में देखना चाहेगा। इसलिए भारत में जितने वायसराय या जितने भी आईएएस अधिकारी काम करके जाते थे इंग्लैंड में वापस, उनको बहुत नीचे का काम दिया जाता था। तो ये जो मशीनीकरण था, शहरीकरण, वहां के लोग जब भारत में आए तो उन्होंने मशीनों को खूब लाया अपने जीवन को और सरल बनाने के लिए, और शहर खूब बसाए क्योंकि उनका जीवन सरल हो सके, वो अच्छा महसूस कर सके यहां पर। तो उन्होंने इन दो चीजों को अपने लिए बढ़ाया और जिसके फलस्वरूप मनुष्य जो था अकेलापन और आत्म निर्वासन की ओर बढ़ गया। मनुष्य क्या हो गया? अकेलापन और आत्म निर्वासन की ओर बढ़ गया। जब शहर आए तो शहर क्या होता है? सब अकेले हो गए, मतलब सबके
के अंदर बनावटीपन आ गया और एक दूसरे से कोई मतलब किसी को नहीं रह गया। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, इसके बाद पूरा का पूरा साहित्य दो खेमे में बट गया। तो जो पांचवी स्थिति थी वो क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध। यानी कि नई कविता के जन्म के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद जो कविता का स्वरूप था वो दो भागों में बट गया। यानी कि एक कविता जो है मार्क्सवादी खेमे में चली गई, एक कविता का जो स्वर है वो मार्क्सवादी हो गया और दूसरी तरह की कविता का जो स्वर है वो पूंजीवादी हो गया। ठीक है, अब मार्क्सवाद और पूंजीवाद में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मार्क्सवाद ये कहता है कि पूंजी सबसे बड़ी, हर चीज की जड़ पूंजी है, सारी समस्याओं की जड़ पूंजी है। और पूंजी का समान वितरण जब तक नहीं होगा तब तक समाज में ऊंच नीच का भाव रहेगा, उच्च और निम्न का भाव रहेगा, शोषक और शोषित का भाव रहेगा और समाज में हमेशा संघर्ष होता रहेगा। और संघर्ष एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि नीचे के जो निचली जातियां हैं या निचले लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, वो उच्च जातियों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा कर देंगे और वो क्रांति की घोषणा कर देंगे। और एक दिन क्रांति होगी और महलों के लोगों को बाहर खींच के निकाल दिया जाएगा और मजदूरों का और निम्न वर्ग के लोगों का भी कब्जा हो जाएगा। कहां पर? बड़े बड़े महलों पर, उनके खेत खलिहानों पर। इस तरीके से समानता, साम्यवाद एक दिन आ जाएगा। ये मार्क्सवाद कहता है। दूसरी तरफ जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में हर चीज को पैसा, न बाप बड़ा न भैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इन दोनों गुटों के कारण पूरे विश्व में क्या बन गया? एक शीत युद्ध की भूमि बन गई। ये बेहद नई चीजें बता रहा हूं और मैं अगर आपको चाहूं तो 10-15 लाइन में जो सारी किताबों में आपको मिल जाएगा कि नई कविता का जनक कौन है, नई कवि कौन है, नई कविता की कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो सब मैं चाहूं आधे घंटे में खटाखट लिखा दूं, बोल दूं और वो सारी किताबों में आपको मिल जाएगा। और आपने आज तक अगर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, केवीएस, एमवीएस किसी भी विषय की तैयारी की है तो उसको दसियों बार पढ़ा होगा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नई कविता के कॉन्सेप्ट पे स्थापना और तर्क के, परिभाषाओं के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे सकते और नई कविता की रचनाओं को ना आगे समझ सकेंगे, न पढ़ सकेंगे, जब तक आपका नई कविता पर बेस मजबूत नहीं होगा। तो बेस कैसे मजबूत होगा? समझने पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा जो साहित्य है दो फड़ में बट गया। कुछ कवि मार्क्सवाद की तरफ आ गए और कुछ लोग पूंजीवाद की तरफ आ गए और इन दोनों के संघर्ष से एक नए युद्ध का जन्म हुआ जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में बुद्धिजीवियों, लेखकों, जनता के प्रति जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नई कविता पर प्रमुखतः अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव पड़ा और इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी रहा। इस तरह से कविता जो है आगे चलकर नई कविता दो भाग में बढ़ जाती है और यहां से दो भाग बढ़ गया। ठीक है, किसका? नई कविता का। यहां से जब नई कविता का जन्म होता है तो यह नई कविता दो भागों में बट गई और एक भाग था जो अस्तित्ववाद से प्रभावित था, अस्तित्ववाद से प्रभावित था और दूसरा जो है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद से प्रभावित था। अस्तित्ववाद क्या है, इस पर एक 30 मिनट का लेक्चर है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने YouTube पे ही ऑनलाइन पढ़ाया है, फ्री है। तो अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद
से एक धारा प्रभावित हुई और एक धारा जो थी वो मार्क्सवाद से प्रभावित हुई। अब जो अस्तित्ववाद से नई कविता प्रभावित हुई, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? अज्ञे ने किया। यानी कि अज्ञे ने जो नई कविताएं लिखी, नई कविता नाम से जो भी रचनाएं लिखी, उसमें अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का प्रभाव है। और नई कविता में जिसने मार्क्सवाद को आधार बनाकर इन कविताओं का नेतृत्व किया, वह उसके चितेरे मुक्तिबोध है। यहां तक की टर्मिनोलॉजी आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट बता दीजिए। अगर कहीं पर कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो नई कविता दो पढ़ में बट गई। एक कविता जिसपे अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद प्रभावी था, और एक कविता जिसपे मार्क्सवाद प्रभावित था। मार्क्सवादी कविता का प्रतिनिधित्व मुक्तिबोध कर रहे थे और अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी कविता का प्रतिनिधित्व अज्ञे कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो नई कविता का जो नामकरण है वो मैंने आपको बता दिया कि वो संज्ञा है। 1950 और 60 के दशक में सभी विधाओं में नया शब्द लगाया जा रहा था। नई कविता, नई आलोचना, नई कहानी, नई समीक्षा। ठीक है, तो नया शब्द, नई शब्द जोड़कर सभी विधाओं में नया कुछ लिखा जा रहा था। तो ये इसकी शुरुआत हो जाती है और प्रयोगवाद से ही इसके तार जुड़ते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जिस पर बात करेंगे वो क्या है? नई कविता की प्रवृत्तियां या विशेषता। नई कविता की विशेषताएं, इतना समझ में है? नई कविता की विशेषताएं। नई कविता है क्या, इसकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है भोगे हुए यथार्थ पर बल। भोगे हुए पहली इसकी विशेषता जो बनी, भोगे हुए यथार्थ पर बल। मतलब आपने क्या जिया, आपने क्या महसूस किया, उस पर यांत्रिकता, बनावटीपन से मुक्त होकर कविता लिखी गई। जैसे एक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कविता का शीर्षक है लिपट रजाई में। कविता का शीर्षक क्या है? लिपट रजाई में, लिपटा रजाई में। ठीक है, लिपटा रजाई में मोटे तकिए पर धर कविता की कापी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव का कमबख्त जगा नहीं। तो ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक और कविता है। मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। मैं नया कवि हूं। ये दोनों कविताएं
सर्वेश्वर दयाल की है, जो अपनी अवधारणा में इस बात को रखते हैं। इसी तरीके से एक कविता आती है रघुवीर सहाय की, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कीजिए। इसी तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक और कविता है गोली खाकर, व्यंग, कि गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला गांधी, पर तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे थे। बहुत ही मार्मिक कविता है कि क्या निकला कि गोली जब लगी सीने पे तो एक के मुंह से माओ निकला, यानी कि माओवाद, माओ जो उस समय नेता थे चीन में, माओ निकला। दूसरे के मुंह से गांधी निकला, और तीसरे को जब गोली लगी तो उसके मुंह से आलू निकला, आलू। दो के पेट पहले भरे थे, तीसरा बेचारा भूखा था। तो बता रहे हैं कि जो दर्शन की बात कर रहा है इस युग में, दर्शन की बात कौन करता है? जिसका पेट भरा है। तो इस तरह की कविताएं लिखी गई। नई कविता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कई साक्षात्कारों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो विशेषता कौन सी है? लघु मानव की अवधारणा। क्या है लघु मानव की अवधारणा? ये इतना आसान सा शब्द है, लेकिन इसकी कठिनाई बहुत ज्यादा है कि भाई ये लघु मानव है क्या, छोटा आदमी है क्या? जब अस्तित्ववादी दर्शन और विश्व युद्ध में मानवीकरण, स्वतंत्रता सबसे मोहभंग हो गया, तो नई कविता में लघु मानव की धारणा उभरी। लघु मानव कौन है? जो पहले संस्कृति में केंद्र में था, जिसके महत्व से अचानक परिस्थितियों में समेटकर नयापन आ गया। जो एक कविता आई अशोक वाजपेयी की, हम छोटे लोग, चाहे अनदेखे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थी। तो लघु मानव की जो अवधारणा है वह विजय देव नारायण शाही, यानी कि समाज की जो सबसे अंतिम पंक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, यानी जो समाज का सबसे छोटा, सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, वह आएगा सामने। नरेश मेहता की कविता है संशय की एक रात। तो संशय की एक रात लघु मानव की अवधारणा को स्पष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा भी जा सकता है कि कोई एक कविता ऐसी बताइए जिसमें लघु मानवता की अवधारणा हो। बहुत पहले मैंने जब यूपी पीजीटी का इंटरव्यू दिया उत्तर प्रदेश में, तो मुझसे भी यही पूछा गया कि बताइए कि लघु मानवता क्या है और ये किसकी अवधारणा है, लघु मानवता को स्पष्ट करिए, दर्शन को स्पष्ट करिए। तो ये इंटरव्यू का भी प्रश्न है, जो लोग प्रवक्ता देंगे, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, और साथ ही साथ जो लोग परीक्षा टीजीटी की देंगे, एलटी की देंगे, यूजीसी की देंगे, वहां पर भी स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न इससे पूछे जाते हैं।
तो लघु मानवता का मतलब है संशय की एक रात का उदाहरण यहां पर उनके सामने रख सकते हैं। हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं। हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो जाती। हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती है। हम संभवतः एक छोटी सी सुगंध वहन कर सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब इतने छोटे छोटे लोगों का सहयोग, मतलब कोई ईश्वर है, वो अकेले चाहे तो रावण का काम तमाम कर सकता है। डॉन है, बलशाली है, राम राम वीर हैं, लेकिन उनके सीता के भारत की स्वतंत्रता में हर एक व्यक्ति, स्त्री की स्वतंत्रता में हर एक व्यक्ति की लड़ाई गिनी जाएगी और हर व्यक्ति का सहयोग माना जाएगा। इसी तरीके से एक और कविता है कि जो एकदम समाज से टूट गया है, कट गया है, उसका भी योगदान है। जैसे धर्मवीर भारती की कविता है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं। ये कविता आप जरूर पढ़िएगा, धर्मवीर भारती की बहुत प्यारी कविता है, जिसमें कर्ण ने अंतिम युद्ध लड़ा और किससे लड़ा? टूटे पहिए से। मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। यानी कि किसी भी चीज को मत फेंको। हर छोटी चीज, हर कटी चीज, हर टूटी चीज भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इस लघु मानवता की आलोचना भी की गई। लघु मानवता की आलोचना किसने की, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो लघु मानवता की आलोचना मार्क्सवादियों ने की। लघु मानवता की आलोचना किसने की? मार्क्सवादियों ने की। क्यों की? क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्य को दुख के गीत नहीं, विद्रोह और क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। वो लिखते हैं, दुखी मनुष्य को, वो लिखते हैं, मनुष्य को दुख के गीत नहीं, विद्रोह और क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। ये मार्क्सवादियों का मामला था। लघु मानवता। फिर इसके बाद आता है आधुनिक भावबोध। फिर क्या आता है? आधुनिक भावबोध की बात आती है।
दरअसल जो आधुनिक भावबोध है वो दो तरीके से चला। एक आधुनिक भावबोध किसका था? मार्क्सवादियों का था। एक आधुनिक भावबोध मार्क्सवादियों का था और एक जो था व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादियों का था। आधुनिक भावबोध था। तो दोनों लोगों ने अपने तरीके से अलग अलग भावबोध दिखाया। और इसमें सबने अलग अलग तरीके से आधुनिक भावबोध को दिखाया, जिसमें अज्ञे की कविता बहुत महत्वपूर्ण है। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। ये अज्ञे की कविता है। फटाफट बताइए कि किस दर्शन से प्रभावित ये लाइनें पंक्तियां हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पूछ ले कि दुख सबको मांझता है गे किस कविता में किस दर्शन का प्रभाव है, तो आप बताएंगे कि इसमें अस्तित्ववाद का प्रभाव है। हमको तुमको सबको अपनाती सच्चाई है, अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। धर्मवीर भारती की कविता है ये। नई कविता में संवेदना आधुनिक हो गई। नई संवेदना, नई संवेदना आधुनिक रूप में। नई कविता में नई संवेदना आधुनिक रूप में आई सामने। कौन सा किसका सत्य, इस सत्यानाश का निर्णय करेगा कौन? ये सब स्वीकारोक्तियां हैं, सत्य नहीं वो पिता संशय निकस है ऋत का भी। नरेश मेहता संशय की एक रात में वो लिखते हैं, दो सत्य दो संकल्प दो आस्थाएं, अप्रामाणिक व्यक्ति पैदा हो रहा है। तो नई तरह की संवेदनाएं आई, ये आधुनिक भावबोध है। मार्क्सवाद का भी आधुनिक भावबोध है और व्यक्तिवादियों का भी जो आधुनिक भावबोध है ये देखने के लिए मिलता है। मूल्यों के प्रति संशय, ये सब आधुनिक भावबोध है। मूल्यों के प्रति संशय, जैसे मूल्य क्या है हमारे, कि भाई ठीक है हमें बड़ों का पैर छूना चाहिए, लेकिन अगर छोटे को ये लगता है नहीं हमारे लिए जरूरी नहीं है तो नहीं छुएगा। तो जो आदर्श था उसको छोड़कर आगे बढ़ गए सब। और नई कविता में मूल्यों के प्रति संशय, जो भी मूल्य हैं उन सब को शक की निगाह से देखने का कार्य चलने लगा। जो व्यक्ति के जीवन की सार्थकता व संतोष खत्म होने लगा, जीवन में यांत्रिकता अनिश्चितता आ गई, निरर्थकता बोध भी आ गया। तो और निरर्थकता बोध, ये सब क्या है? आधुनिक भावबोध जो कविता में देखने के लिए मिला। जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। जहां लिखा है सड़क वहां लिख दो प्यार, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। कैसी विचित्र। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता।
केदारनाथ सिंह की कविता है जो इस पर अपना प्रमुख स्थान देती है। कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूं, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यो ज्यो सीता हूं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। क्या लिखते हैं कि कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूं, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है जो जो मैं उसे सीता हूं। फटता जा रहा है, फटता जा रहा है। मुक्तिबोध के यहां भी निरर्थकता बोध देखने के लिए मिलता है। संशय खूब भरा पड़ा है। नई कविता जो है वो आधुनिक भावबोध में वहां पर महानगर आते हैं। महानगरीय कविता। इस काल की जो कविता है वो महानगर की कविता है, महानगरीय कविता है। लेकिन मैं देखता हूं आज के जमाने में आदमी से ज्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इस कविता में इतिहास बोध का प्रभाव नहीं, इतिहास बोध का प्रभाव नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिकता बोध की। तो आधुनिकता बोध में ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। अब इसके बाद नई कविता में और क्या आता है? आधुनिकता भावबोध में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सक्रिय राजनीतिक चेतना। सक्रिय राजनीतिक चेतना। अब इसी नई कविता के बाद जो कविता आती है उसे समकालीन कविता नाम दिया गया। समझिएगा, नई कविता के बाद जो कविता आती है उसको समकालीन नाम दिया गया। अब और बाकी विशेषताएं लिख लेते हैं फटाफट। अगली विशेषता है क्षणवाद की प्रधानता। क्षणवाद की प्रधानता। प्रयोगों में नवीनता। कुंठा, संत्रास और मृत्युबोध का भाव, यह भी इस कविता में देखने के लिए मिला। ठीक है, इस काल में व्यंग्य प्रधान रचनाएं लिखी गई। ये हम बात कर रहे थे भाव पक्ष पर। वैयक्तिकता और बौद्धिकता। वैयक्तिकता और बौद्धिकता, ये भी नई कविता में देखने के लिए मिलता है। अनास्था, वेदना,
नैराश्य भाव, अनास्था, वेदना, और नैराश्य भाव। इसी काल से जुड़ा हुआ एक भाग था जो 1960 में आया, और 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा गया। अति यथार्थता, पलायन की प्रवृत्ति, अति यथार्थता, पलायन की प्रवृत्ति, यानी कि जहां दुख और कष्ट है तो उस पर टिकते नहीं है, छोड़ के भाग जाते हैं। यह भी इस काल की विशेषता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज नई कविता समझा और नई कविता का भाव पक्ष समझा। कल हम सब नई कविता का कला पक्ष पढ़ेंगे, कला पक्ष पढ़ेंगे पहला। दूसरा पढ़ेंगे समकालीन कविता, समकालीन कविता। और तीसरा पढ़ेंगे प्रमुख कविता आंदोलन। और चौथा पढ़ेंगे लंबी कविता, कि अभी तक हिंदी साहित्य में कितनी लंबी कविताएं लिखी गई हैं, प्रमुख लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं, यह भी हम सब इसमें देखेंगे। तो परंपरा का स्वीकार और जिजीविषा, ये दो और इसमें लिख लेंगे हम। परंपरा का अस्वीकार और जिजीविषा। हर एक परंपरा को नकार देते हैं इस काल के कवि। किसी परंपरा के लकीर के फकीर नहीं होते हैं, और इनके अंदर एक जिजीविषा भी है, और कई अर्थों में ये कवि वाद से मुक्त भी। तो अब आप सबको आज इतना समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इस पूरे बिंदु पर बात करेंगे कि प्रमुख लंबी कविताएं कौन सी हैं, प्रमुख कविता आंदोलन कौन से हैं, समकालीन कविता क्या है, और नई कविता का कला पक्ष क्या है, ये पढ़ेंगे। और फिर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसको और उनकी रचनाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए बैच में प्रवेश चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9628959237। अगर आप निःशुल्क टेलीग्राम पर टेस्ट देना चाहते हैं तब भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारा टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये कक्षा आपको कैसी लगी? क्या इसमें कुछ नया मिला, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ कक्षा अच्छी रही, रोचक रही, आप सीख पाए कि नहीं, और मेरे अंदर कहीं कुछ कमी लगी हो या कुछ मैं सुधार कर सकता हूं तो भी सुझाव दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।